नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार एस जी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अपना एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र, तो आज हम बात करेंगे। अपना आज नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी मानव पोषण। तो बात करें मानव पोषण कि पोषण होता क्या है। मानव पोषण। अब बच्चों, पोषण क्या होता है। पोषक तत्वों का ग्रहण करना पोषण कहलाता है। तो पोषण क्या होता है। पोषक तत्वों का ग्रहण करना, पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है। पोषण कहलाता है। तो अब पोषक तत्व क्या होते हैं, जैसे कि हम डेली रूटीन में क्या है, फूड इंटेक करते हैं, भोजन लेते हैं, जैसे कि आप रोटी दूध अंडा जो भी दही है खाते हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इन पोषक तत्वों को यानी न्यूट्रिएंट एलिमेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पोषक तत्व डेली रूटीन में आप जो फूड लेते हो, भोजन लेते हो, उसमें पाए जाते हैं पोषक तत्व। अब पोषक तत्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो बात करें मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट, इन्हें बोलते हैं स्थूल पोषक तत्व, स्थूल या वृहद पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व। दूसरा होता है बच्चों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तो होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व। तत्व। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अंतर क्या होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, यानी हम डेली रूटीन में ज्यादा क्या लेते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी हमारे शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में ले जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो है जो हमारी बॉडी में कम मात्रा में ले जाते हैं। देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसको बोलते हैं शर्करा। और दूसरा आपका है प्रोटीन। प्रोटीन, तीसरा बच्चों फैट, वसा। देखो, ये हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, जैसे कि आप खाना खाते हो, रोटी खाते हो या सब्जी है, दो भी है, दाल है, दूध है, दही है, घी है, उसमें क्या है, जैसे आपने रोटी खाई, चावल खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट लेते हो। जैसे दाल वगैरह खाते हो तो क्या लेते हो, प्रोटीन ज्यादा लेते हो। दूध दही हो गया तो क्या हो गया, घी मक्खन, उसमें आ गया फैट। तो ये हम ज्यादा लेते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्व वो क्या है, फ्रूट के द्वारा या किसी मतलब जैसे दाल वगैरह के साथ ही जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे कि विटामिन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन और खनिज लवण। मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज लवण। जैसे कि मिनरल्स कौन कौन से, जैसे कैल्शियम सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फोस्फोरस हो गया। कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम फोस्फोरस, ये सब क्या है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी ये है मिनरल्स। तो ये है स्थूल पोषक तत्व और ये है सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देखो, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो स्थूल पोषक तत्व है, हमारे बॉडी में इन्हीं का डाइजेशन होता है। मेनली हमें एनर्जी किनसे मिलती है, हमें एनर्जी जो ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से। इन्हें विटामिन से और मिनरल से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, मतलब इनका हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं होता। ये पहले से ही क्या है, पहले से ही ये क्या है, छोटे रूप में होते हैं, यानी ये बिल्कुल ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो बात करें कि एनर्जी मोलिक्यूल यानी एनर्जी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन सभी क्या है, डाइजेशन होता है। और जिससे डाइजेशन होगा उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। तो बात करें कि एनर्जी
न्यूट्रिएंट यानी ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, पोषक तत्व, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो जिनका हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, उन्हीं वही क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो उसमें क्या क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और विटामिन और मिनरल का हमारे शरीर में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, इनसे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी नहीं मिलती तो इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है कि हमारे जितने भी ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं उसमें हेल्प करता है। जैसे विटामिन से यदि इनकी कमी होगी तो हमें डिजीज हो सकता है, लेकिन इनसे हमें क्या है? एनर्जी मिलती है। यदि आपसे पूछ ले कि विटामिन से कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, तो इससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, तो नो कैलोरी, यहां लिख लो नो कैलोरी, कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, नहीं मिलती, कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। यदि बात करें पानी की, वाटर की, तो वो क्या है? उसका भी डाइजेशन नहीं होता, पानी का भी कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका मतलब पानी से भी हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये है एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, और ये है सूक्ष्म पोषक तत्व जिनसे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, शर्करा क्या होता है। तो बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, तो इसका क्या है बच्चों? डाइजेशन होता है, पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर, और इससे हमें एनर्जी मिलती है। बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। अब एलिमेंट की बात करेंगे हम केमिस्ट्री में, जब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं। तो आपसे पूछ ले कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बो यानी सी यानी कार्बन, कार्बन, हाइड्रेट यानी हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन। आपसे बात करें कि कौन कौन से एलिमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। अब आपसे पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होता है। तो इनका रेशो होता है, कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो 1:2:1, ये इनका क्या होता है बच्चों? ये अनुपात होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ग्लूकोज बात करें, ग्लूकोज भी क्या है? एक शर्करा है, एक कार्बोहाइड्रेट है। अब बात करें ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो देखो यहां से क्या है, इनको जब आप रेशो में डिवाइड करेंगे, जैसे हम इनको काटेंगे तो क्या आएगा? 1:1। तो रेशो क्या बन रहा है? 1:2:1। तो आपसे पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो कितना होता है, तो 1:2, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1, या फिर वो पैसे पूछ सकता है कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होता है, तो 1:1। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट की कि इससे क्या कितनी एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। बात करें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो 4 किलो कैलोरी। कैलोरी क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है, यूनिट होती है एनर्जी की। अब इसकी सबसे छोटी यूनिट पूछ ले कार्बोहाइड्रेट की, यानी शर्करा की सबसे छोटी यूनिट क्या है। जब डेली रूटीन में बात करें एडल्ट में, तो हमारे शरीर को एक दिन में लगभग 350 से 450 ग्राम, या 350 से 400 ग्राम के बीच क्या है? कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है डेली रूटीन में। एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, तो कितना होते हैं? 350 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना ही लेना चाहिए। 400 ग्राम, 350 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को चाहिए एक दिन में।
अब बात करें कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है सैकेराइड। तो इसकी इकाई पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट की शर्करा की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है सैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, सैकेराइड। सैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है बच्चों, सैकेराइड होती है, सैकेराइड। अब बात करें कि कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसकी इकाई के आधार पर। यदि बात करें कि सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने भागों में बांटा गया है, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। इकाई के आधार पर, इकाई के आधार पर, या सैकेराइड लिखा मिल सकता है कि सैकेराइड के आधार पर। सैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है। सैकेराइड के आधार पर सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से, एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड, और एक होता है पॉलीसैकेराइड। तो लिखो, सबसे पहले है मोनोसैकेराइड। तो सबसे पहले बात करें मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। दूसरा बात करें तो होता है डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। डाइसैकेराइड, या फिर लिखा मिलेगा आपको ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और थर्ड वन बात करें तो होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। अब कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है उनकी इकाई के आधार पर, सैकेराइड के आधार पर। तो बात करें, एक है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। अब देखो, यदि मोनोसैकेराइड की बात करें तो इसमें क्या है, एक ही ग्लूकोज का अणु होगा, या फिर आप बोल दें कि एक ही ग्लूकोज होगा, एक ही सैकेराइड होगा। इसके अंदर एक ही इकाई होगी, सिंपल बिल्कुल साधारण शर्करा होती है मोनोसैकेराइड। तो यहां लिख लो, सिंपल शुगर होती है ये, यानी साधारण शर्करा। साधारण शर्करा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सैकेराइड की एक ही यूनिट होती है, एक ही सैकेराइड होता है। तो सैकेराइड के आधार पर है, तो एक सैकेराइड आपसे पूछ ले कि मोनोसैकेराइड में कितनी यूनिट होती है, तो एक ही पाई जाती है, सिंपल शुगर बोलते हैं। अब बात करें ओलिगोसैकेराइड, तो देखो इसमें ना 2 से लेकर 10 के बीच, यानी कितनी भी सैकेराइड जुड़ सकती है आपस में। अब बात करें डाइसैकेराइड, तो ओलिगोसैकेराइड का ही एग्जांपल है डाइसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड में क्या है, 2 से ज्यादा, यानी 2 या 2 से ज्यादा 10 सैकेराइड भी हो सकती है इसमें, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, यानी ग्लूकोज के जो अणु है, सैकेराइड है उसकी यूनिट है, तो 2 से 10 सैकेराइड हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। लेकिन हम डाइट में सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, डाइसैकेराइड लेते हैं, मतलब ओलिगोसैकेराइड का ही एग्जांपल है डाइसैकेराइड। हम ओलिगोसैकेराइड है वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स में नहीं लेते, डाइसैकेराइड ज्यादा लेते हैं। तो बात करें डाइसैकेराइड क्या होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 मोनोसैकेराइड होगी, 2 मोनोसैकेराइड, या तो 2 मोनोसैकेराइड या फिर 2 अलग सैकेराइड होगी। लेकिन हम जो इनटेक करते हैं उसमें 2 मोनोसैकेराइड होती है। तो डाइसैकेराइड में किससे बना होगा, 2 सैकेराइड से या फिर 2 मोनोसैकेराइड से।
दो मोनोसेकेराइड से, दो मोनोसेकेराइड से। तो इसके अंदर मोनोसेकेराइड में एक ही सेकेराइड होती है, डाइसेकेराइड में दो मोनोसेकेराइड से जो मिलकर बनेगा, और ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 के बीच कितनी भी हो सकती है। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो 10 से ज्यादा सेकेराइड होगी, 10 से ज्यादा यूनिट होगी, 10 से ज्यादा ग्लूकोज जुड़ेंगे आपस में, सेकेराइड जुड़ेंगी। 10 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 100,000, 10,000 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो अब है ये है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का ही एग्जांपल है डाइसेकेराइड, तो हमें यहां पढ़ना है मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो बात करें कि मोनोसेकेराइड, इसके एग्जांपल पूछता है कि मोनोसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन सी शर्करा है, वो मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है। तो बात करें मोनोसेकेराइड की सबसे पहले, तो मोनोसेकेराइड के एग्जांपल देखो बच्चों, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। अब बात करें मोनोसेकेराइड की, तो इसके उदाहरण क्या क्या है, एग्जांपल क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों इसके एग्जांपल है, सबसे पहले आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, शर्करा जिसे बोलते हैं ग्लूकोज। तो ये क्या है, मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है, यानी इसके अंदर एक ही कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है, एक ही सेकेराइड होता है, या बिल्कुल सिंपल क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट होती है, या इसको बोल देंगे साधारण शर्करा है। यानी मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है सबसे पहले ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कहाँ होती है, तो हम जो खाना खाते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लेते हैं, डाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज कहाँ है, हमारे ब्लड के अंदर, तो इसे ब्लड शुगर भी बोलते हैं। तो कहाँ होगी ये, इस ग्लूकोज कहाँ होगा, ब्लड में, या फिर आप इसे बोल दो ब्लड शुगर, ब्लड शुगर। तो ग्लूकोज कहाँ है, रक्त में, यानी ब्लड के अंदर, तो ब्लड शुगर। दूसरी बात करें फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज किसका एग्जांपल है, सबसे पहले तो फ्रक्टोज जो एग्जांपल है वो है मोनोसेकेराइड का, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है। फ्रक्टोज के नाम से ही पता चल रहा है कि ये है फ्रूट शुगर, यानी फलों वाली शर्करा। तो फ्रक्टोज कैसी शर्करा है, फ्रूट शुगर होती है बच्चों, फ्रूट शुगर, यानी फलों वाली शर्करा, फलों वाली शर्करा। फ्रूट शुगर यानी फ्रूट में सबसे ज्यादा क्या होगी, फ्रक्टोज होगी। कौन सी शुगर होगी, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज किसका एग्जांपल है, मोनोसेकेराइड का। अब फ्रूट वाली या फ्रूट शुगर इसे बोलते हैं, फलों वाली। तो ये कहां पाएगी आपको, शुगर कैन, गन्ने में भी यही होती है। तो आपसे पूछे शुगर कैन में कौन सी फ्रक्टोज पाई जाती है, तो शुगर कैन, गन्ने में फ्रक्टोज होगी। बाकी जितने फ्रूट है उनमें सबके में क्या होगी, फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज है तो ये क्या है, प्रकृति में सबसे मीठी पाई जाने वाली शर्करा है। तो आपसे पूछ ले कि प्रकृति के अंदर, यानी प्राकृतिक जो शर्करा है वो सबसे मीठी है, कौन सी है। तो लिखो प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा। तो फ्रक्टोज क्या है, प्रकृति में, प्रकृति में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा, मीठी शर्करा, मीठी शर्करा। यानी नेचुरल जो स्वीटेस्ट शुगर होती है वो कौन सी होती है, फ्रक्टोज, नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर, नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। अब बात करें कि प्रकृति में सबसे पाई जाने वाली मीठी शर्करा, तो क्या बताओगे, फ्रक्टोज। शुगर केन गन्ने में होती है, बाकी फ्रूट्स जितने भी है उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। तीसरी बात करें तो होती है ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज,
ग्लैक्टोज। तो जो ग्लैक्टोज है ये कहाँ पाई जाती है? तो देखो ग्लैक्टोज पाई जाती है जैसे कि मिल्क, जो दूध में शर्करा पाई जाती है लैक्टोज पाई जाती है। कौन सी शर्करा? लैक्टोज। लेकिन लैक्टोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटता है। तो ये एक प्रकार से दूध में भी पाई जाने वाली शर्करा है। आप लिख सकते हैं कि ग्लैक्टोज शुगर कहाँ पाई जाती है? तो मिल्क प्रोडक्ट में, यानी दूध वाले उत्पाद में। तो मिल्क में, दूध में। देखो मेनली दूध में क्या होता है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लेकिन जब लैक्टोज टूटेगा, देखो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? मुख्यतः लैक्टोज। अब लैक्टोज हमने बात की थी कि लैक्टोज जो शर्करा है, लैक्टोज जो शर्करा है ये कहाँ पाई जाती है बच्चों? ये पाई जाती है दूध में। दूध में पाई जाती है। और लैक्टोज डाइजेशन में हमने पढ़ा था कि लैक्टोज का जब डाइजेशन होता है और कौन सा एंजाइम करता है, तो लैक्टेज एंजाइम करता है जो इंटेस्टाइनल यानी जूस में पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम इसका डाइजेशन करता है बच्चों? लैक्टेज एंजाइम डाइजेशन करता है। और ये किस में टूटता है? तो ये टूटता है ग्लैक्टोज में प्लस ग्लूकोज में, प्लस ग्लूकोज में। तो मेरे को एक बात बताओ, एक प्रकार से तो ये मिल्क शुगर ही है ना। तो ग्लैक्टोज क्या है? दूध में पाई जाती है। दूध वाले उत्पाद में ग्लैक्टोज भी पाया जाता है। और लैक्टोज, लैक्टोज का सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लैक्टोज। दूसरी बात करें तो ये है 3 एग्जांपल इसके मोनोसैकेराइड के। तो आपसे पूछ ले ग्लूकोज ब्लड शुगर है, या फिर जो पेशेंट्स को जो ग्लूकोज चढ़ाई जाती है उसमें भी क्या है? ग्लूकोज होता है, सिंपल शुगर होता है। उसमें डेक्सट्रोज एक आर्टिफिशियल शुगर होती है, उसको मिलाया जाता है डेक्सट्रोज को। तो ग्लूकोज का एक प्रकार है डेक्सट्रोज, वो आर्टिफिशियल दिखा दूंगा आगे। तो ये 3 है इसके एग्जांपल मोनोसैकेराइड की। अब बात करें डाइसैकेराइड के एग्जांपल। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड ऐसी शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का ऐसा प्रकार है जिसमें दो सैकेराइड पाई जाएंगे या फिर दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनेगा। तो हम यहाँ पढ़ेंगे दो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर जो शुगर बनती है उसे डाइसैकेराइड बोलते हैं। तो बात करें इसके एग्जांपल, तो एक एग्जांपल है इसका सुक्रोज। तो फर्स्ट ऑफ इसका एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज या सुक्रोज, सुक्रोज। सुक्रोज, तो ये सुक्रोज है वो कहां पाई जाती है? तो ये सुक्रोज सबसे पहले देखो आपसे पूछ लेगा कि सुक्रोज किसका एग्जांपल है? डाइसैकेराइड का एग्जांपल है, यानी डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। दूसरा, सुक्रोज में कौन कौन सी मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है? तो सुक्रोज बनता है बच्चों ग्लूकोज। एक तो इसमें सैकेराइड होगा यानी एक तो ग्लूकोज का अणु होगा, एक तो होगा ग्लूकोज और साथ में होगा फ्रक्टोज। और क्या होगा? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। तो सुक्रोज किसका एग्जांपल है बच्चों? डाइसैकेराइड का एग्जांपल है। और डाइसैकेराइड में भी किसका, सॉरी डाइसैकेराइड का एग्जांपल है। और सुक्रोज है वो किन दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब नेचुरल स्वीटेस्ट जो शुगर थी वो फ्रक्टोज थी। अब सुक्रोज कहाँ मिलेगी, मतलब इसका एग्जांपल क्या क्या है? तो आपका हो गया टेबल शुगर यानी चीनी हो गया। चीनी में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज। टेबल शुगर, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, जैगरी जिसे बोलते हैं।
जैगरी। तो ये क्या है, ये इसमें पाए जाते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज शर्करा के एग्जाम्पल क्या है या किस में सुक्रोज पाया जाता है, तो चीनी हो गया, गुड़ हो गया। अब बात करें सुक्रोज, इसके बाद जो सेकंड है इसका एग्जाम्पल है वो है माल्टोज। माल्टोज, सबसे पहले माल्टोज किसका एग्जाम्पल है, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है माल्टोज। और ये कहाँ पाया जाता है, माल्ट वाली वस्तुओं में यानी बीज वाली वस्तुओं में। माल्टोज बीज वाली वस्तुओं में पाए जाते हैं, जैसे बीज वाली कैसे शर्करा, इसको बीज वाली शर्करा भी बोलते हैं, बीज वाली शर्करा, बीज वाली शर्करा माल्ट। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मूंग हो गया, लिख लो दाल, लिख लो इसका एग्जाम्पल, मूंग उड़द जो भी है दाल। और आपका हो गया इसका एग्जाम्पल बादाम, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स यानी सूक्ष्म मेवे। तो इसके अंदर आ जाए बादाम, काजू, इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, माल्टोज, माल्ट वाली। अब माल्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, यानी माल्टोज एग्जांपल है डाइसैकेराइड का, ये माल्ट वाली शर्करा होती है, बीज वाली शर्करा, जैसे कि मूंग उड़द दाल होगी, जो भी ड्राई फ्रूट्स है बादाम काजू किशमिश, इसमें पाई जाती है। और माल्टोज किन दो मोनोसेकेराइड से बना हुआ आता है, तो यहाँ होता है बच्चों ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज, यानी दो ग्लूकोज से मिलकर बनेगा कौन, माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होता है, माल्टोज होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है माल्टोज में, आपके जो इतने भी पल्सेस आ गई, दालें आ गई। अब इसके बाद है लैक्टोज, तीसरा डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है लैक्टोज। लैक्टोज, अब बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज किन दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होगा, तो लैक्टोज होगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, यानी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होगा। ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, यानी दो इसमें मोनोसेकेराइड होती है लैक्टोज के अंदर। अब लैक्टोज शुगर की बात करें तो ये किस में पाई जाती है, मिल्क प्रोडक्ट में या फिर मिल्क में, दूध में, यानी दूध के उत्पाद में, उत्पाद में यानी मिल्क प्रोडक्ट्स में, या मेनली मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध में या दूध से बने उत्पाद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है। अब आपसे पूछ ले कि लैक्टोज है शर्करा, और आपसे पूछ ले दूध से दही बनने में, यानी दूध से जो दही बनाता है उस जीवाणु का नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। तो मिल्क से कर्ड, यानी दूध से दही बनता है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु काम करता है, बैक्टीरिया जीवाणु बात करें तो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, उस जीवाणु का नाम क्या है बच्चों, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। और आपसे पूछ ले कि मिल्क से, दूध से दही बनाने वाले एंजाइम का क्या नाम है, तो यहां कौन सा आएगा, यहां एंजाइम आएगा रेनिन। तो बात करें कि मिल्क से कर्ड यानी दही बनने में,
जीवाणु की बात करें तो बताओगे लैक्टोबैसिलस, और दूध में शर्करा पाई जाती है तो लैक्टोज शर्करा। यदि मिल्क में देखो, दूध डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में हमने पढ़ना था कि जो मिल्क के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है केसिन प्रोटीन, उस केसिन को पैराकैसिनेट में बदलता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में। तो कौन सा एंजाइम बदलता है बच्चों? रेनिन। अब वो पैराकैसिनेट क्या होता है? एक दही होता है, मेनली क्या होता है? दही जैसा होता है, तो दही होगा। तो मिल्क, दूध से दही बनने में कौन सा एंजाइम जो फंक्शन करता है? तो बात करेंगे रेनिन की। तो रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रेनिन। दूध से दही बनने में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? तो रेनिन। ये क्या है? एंजाइम है बच्चों। तो ये क्या है आपका? डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल हो गए, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, और लैक्टोज हो गया। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से, जैसे ऑप्शन दे देगा चार की मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वहां तीन डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल दे देगा, एक मोनोसेक्राइड का। आपको याद रखना है कि मोनोसेक्राइड के तीन, मोनोसेक्राइड शर्करा है वो तीन हम इंटेक करते हैं, एक तो है ग्लूकोज, एक है आपकी फ्रक्टोज, एक है ग्लैक्टोज। और डाइसेक्राइड का पूछे तो क्या बताओगी? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। अब बात करेंगे पॉलीसेकेराइड कौन सी शर्करा है, यानी पॉलीसेकेराइड शर्करा। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल सबसे पहले है सेलुलोज। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है? ग्लूकोज 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 जुड़ता जाता है 10 से ज्यादा, यानी 11 12 13 14 15 जितने भी ग्लूकोज हो, जैसे मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में 20 ग्लूकोज जुड़ गए तो किसका एग्जांपल हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड का। और 10 से कम जुड़ गए तो डाइसेकेराइड। ऐसे जुड़ता जाता है। एक चेन बना लेता है पॉलीसेकेराइड, तो लॉन्ग चेन क्या कहलाती है? पॉलीसेकेराइड। अब बात करें पॉलीसेकेराइड, इसके एग्जांपल, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल है सेलुलोज। सेल्यूलोज। सेलुलोज क्या होता है? जैसे प्लांट्स होते हैं उसकी सबसे बाह्यतम जो परत होती है, यानी पादप की सबसे बाह्य परत, या फिर आप ऐसे बोल देते हैं इसको कि पादप की कोशिका भित्ति, यानी प्लांट्स की सबसे बाहरी जो लेयर है, आउटर लेयर होती है, उसमें क्या होता है? सेलुलोज पाया जाता है, यानी क्या है? सेलुलोज शर्करा पाई जाती है। तो ऐसे लिखो कि पादप की कोशिका भित्ति। अब बात करेंगे कोशिका भित्ति की, सेल वॉल की, तो सेल क्या है? कोशिका होती है, कोशिका का अपना एक टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे हम। तो सबसे आउटर जो प्लांट की जो आउटर लेयर होती है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, तो लिखो पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो इसकी क्या है? पादप की कोशिका भित्ति। पादप यानी पेड़ पौधे पादप की कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स की जो आउटर लेयर है, यानी पादपों की बाह्यतम जो झिल्ली है या कोशिका भित्ति जो बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अब सेलुलोज क्या है? मानव द्वारा इसका पाचन नहीं होता, हमारे बॉडी के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते। तो हम क्या है? सेलुलोज को इनटेक नहीं करते, यदि करते भी हैं तो उसका कोई हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं होगा। तो सेलुलोज का मानव शरीर में कोई पाचन नहीं होता। तो लिखो, मानव शरीर में मानव शरीर में इसका पाचन पाचन नहीं होता। मानव शरीर में इसका पाचन नहीं होता। सेलुलोज का हमारे शरीर में कोई भी पाचन नहीं होता। जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, या फिर अपन बात करें सब्जियों की, उसके जो बाह्य
टर्म जो छिलका होता है उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो उसे हम क्या है, बाहर कर देते हैं, उसे अलग कर देते हैं, हम लेते तो नहीं है सेलुलोज को। दूसरा है, दूसरा है काइटिन। काइटिन भी किसका एग्जाम्पल बच्चों, ये भी एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड का। किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसेकेराइड का। बात करें काइटिन, तो ये जो फंगस होती है, जो कवक होती है, उसकी सबसे आउटर लेयर होती है, यानी कोशी, आपसे पूछ ले कि कवक की कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति क्या होती है, किसी भी मतलब जीव की आउटर लेयर, या किसी प्लांट्स की भी आउटर लेयर क्या होती है, भित्ति बोलते हैं इसको। तो जो कवक होती है, जो फंजाई होती है, उसकी सबसे बाह्यतम लेयर है, जो बाहरी परत है, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो काइटिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, और कहाँ पाई जाती है, तो कवक की कोशिका भित्ति में। या फिर जो कीड़े मकोड़े हैं, जैसे मकोड़े की जो आउटर लेयर, आउटर जो लेयर होती है, वो किस, उसमें क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। तो क्या होती है, काइटिन की बनी होती है। तो लिखो, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो आपसे पूछ ले कि कवक की कोशिका भित्ति में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो काइटिन पाई जाती है। अब बात करें और किसके, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी आउटर जो लेयर होती है, उसमें भी काइटिन होता है। तो कीड़े मकोड़ों की, कीड़े मकोड़ों, कीड़े मकोड़ों की भित्ति, भित्ति में बनी होती है, भित्ति बनी होती है। यानी जो कीड़े मकोड़ों की बाह्यतम परत है, यानी भित्ति होती है, उसमें क्या होते हैं, काइटिन पाया जाता है। तो ये है सेलुलोज और काइटिन, दो इसके एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड के। तीसरा इसका एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च, हम जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, हम जो भोजन के अंदर सबसे ज्यादा जो शर्करा लेते हैं, वो है स्टार्च। तो मानव द्वारा सबसे ज्यादा मात्रा में ली जाने वाली शर्करा कौन सी होगी, स्टार्च होगी। अब स्टार्च क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका संचित भोजन होता है। संचित भोजन मतलब जितना उन्होंने, जैसे प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और ये भोजन अपना स्वयं तैयार करते हैं, और उस भोजन को स्टोर जो करते हैं, वो कहाँ करते हैं, रूट्स में, जड़ों में उस भोजन को संग्रहित करते हैं। और संग्रहित किस रूप में करते हैं, फूड को स्टोर किस रूप में करते हैं, तो स्टार्च के रूप में क्या है, स्टोर करते हैं। तो लिखो, पादप में, पादप में, पादपों में, पादप यानी पेड़ पौधों में, पादप पेड़ पौधों में संग्रहित भोजन, संग्रहित यानी स्टोर, स्टोर फूड, संग्रहित भोजन, भोजन, स्टोर फूड, स्टोर फूड। पादप में, पेड़ पौधों में संग्रहित भोजन कहाँ होता है, ये स्टोर, ये जड़ों में होता है, रूट्स में होता है, और किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो आपसे पूछ ले कि जो प्लांट्स का है स्टोर फूड क्या है, तो स्टार्च है। क्या है, स्टार्च। तो पादप का संग्रहित भोजन स्टार्च के रूप में होता है, यानी स्टोर फूड स्टार्च होता है। अब बात करें ग्लाइकोजन की।
तो ग्लाइकोजन क्या होता है बच्चों? ग्लाइकोजन क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है, यानी ये क्या है? पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। और ग्लाइकोजन क्या होता है, जैसे हमने बात की थी कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो अग्नाशय है, पेनक्रिया है, वो एक मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, जो क्या करती है, यानी बाइल जूस का भी निर्माण करती है और क्या साथ में हार्मोन भी बनाती है। और कौन सा हार्मोन? तो उसकी तीन सेल थी, चार सेल थी, अल्फा, बीटा और डेल्टा और एफ सेल। आपको पता था कि एफ सेल से तो क्या है, जूस बनता है, बाइल जूस, जिसके अंदर क्या है, एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या है, भोजन को पाचन कराने में सहायक है। उसके बाद क्या था, उसमें अल्फा सेल से एक हार्मोन निकल रहा था, जिसे हमने बोला था ग्लूकागोन हार्मोन। और बीटा सेल से एक हार्मोन निकला था, जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा था, तो हमारे शरीर के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट या पूरी फूड का डाइजेशन होने के बाद किस अवस्था में आता है, किस फॉर्म में आता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में। हमारे शरीर के अंदर जितना ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, उतना ऑक्सीडेशन होता है, बाकी जो ग्लूकोज बच जाता है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज की फॉर्म में रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं ब्लड शुगर, यानी डायबिटीज बोलते हैं। लेकिन उसे क्या है, बदलना है, एक दूसरी फॉर्म, दूसरी अवस्था में लाना है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड में लाना है। ग्लूकोज क्या है, सिंपल फूड है, यानी सिंपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसे कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो ग्लाइकोजन क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है। तो क्या कर रहा था, वहां इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा था, और वही ग्लाइकोजन हमारे लीवर में, मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में जाकर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो बात करें कि मानव में संचित भोजन, यानी हमारा जो स्टोर फूड है, वो क्या होता है, ग्लाइकोजन। क्या होता है, ग्लाइकोजन। तो लिखो, मानव में संचित भोजन, मानव में संग्रहित या संचित भोजन, संग्रहित भोजन, संग्रहित भोजन यानी स्टोर फूड, संग्रहित भोजन, मानव में संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब यही ग्लाइकोजन क्या होता है बच्चों, स्टोर होता है, कहां जाकर होगा स्टोर, लीवर के पास या फिर आपकी मसल्स के पास, मांसपेशियों के पास जाकर क्या होगा, स्टोर होगा। तो ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर होता है ये लीवर में या फिर एडिपोज टिश्यू में। स्टोर कहाँ होता है, संग्रहित कहाँ होता है, पूछ ले। स्टोर होता है लीवर में। लीवर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सारे ग्लाइकोजन को स्टोर कर पाए, इसीलिए ये मसल्स में भी क्या है, स्टोर होता है। और मसल्स के अंदर कहाँ स्टोर होता है, तो मसल्स के अंदर भी ये स्टोर होता है आपके एडिपोज टिश्यू में, लीवर या फिर दूसरा मसल्स में। और कौन से टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में। मेनली एडिपोज टिश्यू है वो किसको स्टोर करता है, वो स्टोर करता है फैट को। लेकिन हम इतना फैट नहीं लेते, इसीलिए ज्यादा यदि फैट, ये एडिपोज टिश्यू है, फैट को क्या है, स्टोर करता है, लेकिन ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो क्या है, ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, ज्यादा ग्लाइकोजन में चेंज होगा। ठीक है, और लीवर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सारे ग्लाइकोजन को स्टोर कर पाई, इसीलिए ये एडिपोज टिश्यू यानी एडिपोज उत्तक में जाकर क्या होता है, जमा हो जाता है, क्या, ये आपका ग्लाइकोजन। लेकिन मेनली आपसे पूछ ले कि एडिपोज टिश्यू किसको स्टोर करता है, तो बच्चों मेनली ये स्टोर करता है फैट को। किसको स्टोर करता है, फैट को। और आपसे पूछ ले कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तत्कालिक ऊर्जा के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, यानी कौन सा लेना चाहिए बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। यानी सबसे पहले जिस न्यूट्रिएंट्स का, जिस पोषक तत्व का पाचन शुरू होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और सबसे पहले इसका पाचन होगा तो हमें सबसे पहले एनर्जी कौन देगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो लिख लो, इंस्टेंट एनर्जी, तत्कालिक, तत्कालिक ऊर्जा के लिए
कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तत्कालिक ऊर्जा के लिए ग्लूकोज लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। जैसे कि जो पेशेंट होते हैं, जो व्यक्ति होता है, बीमार होता है, उसका डाइजेशन क्या है, इतना बढ़िया काम नहीं करता, तो उसको क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं, यानी सिंपलेस्ट शुगर देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उसको एनर्जी मिलती रही, मतलब उसका डाइजेशन तो धीरे धीरे होगा, तो ग्लूकोज उसे इंस्टेंट एनर्जी के लिए दिया जाता है। और बात करें कि उसमें कौन सा ग्लूकोज होता है, तो डेक्सट्रोज होता है। कौन सा होता है? डेक्सट्रोज। तो कुछ आर्टिफिशियल जो है शुगर है, उनके नाम लिख लो। आर्टिफिशियल शुगर, कृत्रिम शर्करा। आर्टिफिशियल शुगर, कृत्रिम शर्करा। अब आर्टिफिशियल शुगर कौन कौन सी होती है? कृत्रिम शुगर वो होती है, आर्टिफिशियल शुगर वो होती है जो क्या है, मतलब जिनका बनाया जाता है मानव द्वारा, जिसका निर्माण किया जाता है, वो आर्टिफिशियल होती है, ये नेचुरली नहीं होती। तो इसका आर्टिफिशियल शुगर कौन कौन सी होती है? एक तो होती है डेक्सट्रोज, दूसरी होती है अस्पार्टेम, और एक होती है सैक्रिन। सैक्रिन, अस्पार्टेम, सैक्रिन, डेक्सट्रोज, ये क्या है? ये तीनों क्या है? आर्टिफिशियल शुगर है। सैक्रिन, 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 अस्पार्टेम, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज, ये सब क्या होती है? आर्टिफिशियल शुगर होती है, यानी कृत्रिम क्या है? शुगर होती है। तो सबसे मीठी कौन सी होती है? अस्पार्टेम होती है। सबसे मीठी दोनों ही होती है वैसे तो। अस्पार्टेम हो तो अस्पार्टेम ऑप्शन रह जाएगा, सैक्रिन होगा तो सैक्रिन। तो ये क्या है? सबसे मीठी कृत्रिम रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। अस्पार्टेम और डेक्सट्रोज और सैक्रिन, ये आर्टिफिशियल शुगर होती है। मतलब आपकी 1 टीस्पून तो टेबल शुगर होगी, मतलब सॉरी, 1 टीस्पून, एक जो चम्मच है वो तो अस्पार्टेम का हो गया, और हमारे घर में जो टेबल शुगर होती है 50 टीस्पून, वो बराबर है, यानी इतना क्या है? ये 50 गुना मीठी होती है, अस्पार्टेम और सैक्रिन। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल क्या है? शुगर है बच्चों। अब नेक्स्ट जो आपका न्यूट्रिएंट्स है, ये था आपका ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की बात अपनी की थी। नेक्स्ट आपका है प्रोटीन। तो बात करें प्रोटीन की। प्रोटीन, सबसे पहले कि प्रोटीन के अंदर, सबसे पहले बात करें कि प्रोटीन की, तो इसकी सबसे जो छोटी इकाई है, यानी बेसिक यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड होती है। तो लिखो, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट या प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड।
यानी प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा, यानी प्रोटीन का पाचन होगा, तो वो किस में टूटेगा? प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड में। तो अमीनो एसिड में टूटेगा, इसका मतलब प्रोटीन किसका बना हुआ है? यानी उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? अमीनो एसिड। यानी बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से जो आपके एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, तो प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्व, तो तत्व की बात करें, तो एलिमेंट की बात करें प्रोटीन के अंदर, तो मिलता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और साथ में इसके होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। तो ये क्या है? CHO और N, ये सब क्या है? ये पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर एलिमेंट यानी तत्व। अब बात करें कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज की थी मूलर नाम के साइंटिस्ट ने। प्रोटीन के खोजकर्ता तो कौन था? मूलर नाम का साइंटिस्ट था। इसने क्या की थी? खोज की थी। तो आपसे पूछे कि हु डिस्कवर्ड प्रोटीन, यानी प्रोटीन की खोजकर्ता कौन थे? तो कौन थे? मूलर थे। कौन थे? मूलर। अब बात करें कि प्रोटीन की खोज तो मूलर ने कर दी, लेकिन इस प्रोटीन की इस प्रोटीन को प्रोटीन नाम दिया था वो किसने दिया था? तो बच्चों नाम की बात करें कि प्रोटीन को नाम किसने दिया था, तो प्रोटीन को प्रोटीन नाम दिया था बर्जीलियस ने। जो प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन शब्द प्रोटीन शब्द बर्जीलियस द्वारा दिया गया। बर्जीलियस द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? बर्जीलियस के द्वारा। प्रोटीन शब्द बर्जीलियस द्वारा दिया गया। दिया गया। आपसे पूछ ले कि प्रोटीन जो टर्म है यानी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। अब बात करें कि खोज इसने की थी मूलर ने, और शब्द जो दिया था वो बर्जीलियस ने दिया था। नेक्स्ट देखो, तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है, जो छोटी इकाई है, वो क्या है? अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल। तो हमारे शरीर के अंदर क्या है? देखो आपसे पूछ ले कि अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, जैसे एक अमीनो एसिड जुड़ गया दूसरे अमीनो एसिड से, ऐसे जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो इन दो अमीनो अम्ल यानी दो अमीनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आपसे पूछ ले कि इन दो अमीनो अम्ल के बीच कौन सा बंध पाया जाता है। तो बात करें तो अमीनो एसिड के बीच, इन दोनों अमीनो एसिड अमीनो अम्ल के बीच एक बंध पाया जाता है, एक बॉन्ड पाया जाता है, जिसका नाम है पेप्टिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध। दो अमीनो अम्ल के बीच, देखो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते जाएंगे तब क्या बनेगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। और दो अमीनो एसिड के बीच कौन सा बंध यानी कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो दो अमीनो एसिड के बीच जो बॉन्ड पाया जाता है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। तो लिखो दो अमीनो अम्ल के बीच, दो अमीनो अम्ल के बीच, दो अमीनो अम्ल के बीच पाया जाने वाला बंध। दो अमीनो अम्ल के बीच पाया जाने वाला बंध पेप्टाइड बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड यानी पेप्टाइड बंध। अब बात करें कि अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है।
अब देखो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, यानी पेप्टाइड बंध पाया जाता है। तो सबसे पहले कि एक प्रोटीन का निर्माण करने के लिए कितने अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, तो 20 अमीनो अम्ल क्या है एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बात करें कि कितने अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करेंगे, तो हमारे शरीर को 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 20 अमीनो 20 अमीनो अम्ल, शरीर को 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, यानी शरीर के अंदर हमारे जो शरीर है उसको 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, यानी 20 अमीनो अम्ल जुड़कर किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। अब एक प्रोटीन को बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए, 20 अमीनो एसिड चाहिए। तो अमीनो एसिड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अमीनो अम्ल को भी दो भागों में बांटा गया है। अमीनो एसिड, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल। एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, अनावश्यक अमीनो अम्ल। देखो अमीनो एसिड अमीनो अम्ल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब बात करें कि आवश्यक अमीनो अम्ल, तो हमारे शरीर को कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 20 अमीनो अम्ल की। आवश्यक अमीनो अम्ल यानी वो होंगे जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो हमारे बॉडी को चाहिए। तो हमारे शरीर मतलब डाइट में लिए जाने वाले अमीनो एसिड है उसे हम बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, हमारे बॉडी को चाहिए, हम इसे डाइट में लेते हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, वो अमीनो अम्ल जो हम डाइट में लेते हैं, भोजन में जो लेते हैं, किसमें, भोजन में लेते हैं, यानी बाहर से लेते हैं डाइट में। डाइट में कैसे, जैसे दूध, अंडा है, सोयाबीन है, दूध अंडा सोयाबीन है, ठीक है। इससे हम जो डाइट में लेते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, यानी अमीनो एसिड मिलता है। क्या मिलता है, अमीनो एसिड। तो ये क्या है, हम डाइट में लेने वाले एसेंशियल आवश्यक अमीनो अम्ल है। नॉन एसेंशियल अनावश्यक अमीनो अम्ल वो है जो हमारी बॉडी स्वयं जिसका निर्माण करती है। तो ये क्या है, ये हम डाइट में नहीं लेते। नॉन एसेंशियल क्या है, हम हमारा शरीर खुद इसका फॉर्मेशन करता है। तो बात करें नॉन अमीनो एसिड की, अनावश्यक अमीनो अम्ल, तो शरीर मानव शरीर स्वयं क्या है, संश्लेषित करता है, यानी मानव शरीर इनका स्वयं निर्माण करता है। तो मानव शरीर स्वयं संश्लेषित करता है, संश्लेषित करता है, संश्लेषित करता है यानी निर्माण करता है। इन्हें हम डाइट में नहीं लेते, हमारा शरीर क्या है, खुद सिंथेसिस इन्हें करता है। तो ये है अमीनो एसिड 20 हमारे शरीर को, यानी 20 अमीनो अम्ल जुड़कर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और 20 अमीनो एसिड में दो भागों में डिवाइड किया गया है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल्स। अब बात करें कि एसेंशियल्स की, तो एसेंशियल्स कितने होते हैं, 9 होते हैं। नॉन एसेंशियल्स क्या है, 11 होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।